डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले हमने जो है क्लास 10th का सोशल स्टडी का फर्स्ट लेसन पढ़ा था, ज्योग्राफी वाले पोर्शन का संसाधन एवं विकास के। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। आज हम आपको इसके बाकी के क्वेश्चन कराते हैं, जो कि इसमें बहुविकल्पीय भी रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं। पहले सबसे ये जो है आपकी किताबों से प्रश्न उत्तर है, पहले हमने वैसे ही करवाए थे, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीनीकरण योग्य। तो इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा क्या है, फर्स्ट का अनवीकरण योग्य। तो किस प्रकार का साधन है, अनवीकरण साधन। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। तो इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा क्या है, सेकंड का जवाब। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए को। तो इसका जवाब है पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है। तो क्या कारण है मुख्य रूप से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, अधिक सिंचाई। तो इसका कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो किस प्रांत में की जाती है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कि उत्तरांचल में। तो किस प्रांत में की जाती है, तो ये की जाती है उत्तरांचल में। ठीक है, हम लोग उत्तरांचल से ही हैं। आप लोग कहाँ से हैं बताइए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में या झारखंड में। तो इसका सही जवाब है, ये पाई जाती है झारखंड में। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो, कुछ डियर स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। ठीक है, कैसे सीढ़ीनुमा खेत पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वो ऐसे सीढ़ियों की तरह बने हुए, छोटी छोटी क्यारियाँ सी बनी होती हैं, लेकिन ऊंची नीची, उत्तरांचल में पहाड़ी इलाका है तो ऊंची नीची होते हैं, तो उसमें सीढ़ीनुमा छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, तो उनमें खेती की जाती है। ठीक है, जिस तरीके से ये एक खेत ये होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा, इस तरह से ये सीढ़ीनुमा खेती यहाँ पे की जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो आपको ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके जवाब आपको 30 शब्दों में देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 राज्यों के नाम बताए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन सी फसल यहाँ पे उगाई जाती है और यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या है, काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगल मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनती हैं। ये मृदाएं सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। काली मृदा में कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कौन कौन से राज्य, 3 राज्य आपको बताए हैं। ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं बताइए। पूर्वी तट के नदी पर, डेल्टाओं पर कैसी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या विशेषता है, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। नंबर 2 जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से, घाटी से ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नंबर 3 क्या है,
जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो कि गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन की फसलों की खेती के लिए भी उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका क्या जवाब है? मृदा के कटाव और उसे बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पहले तो आपको ये जानना है कि मृदा अपरदन होता क्या है। जब आपको ये पता होगा तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से जो है मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके जो है अपनाने चाहिए। तो कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए? नंबर 1, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी डिस्टरबेंस हो गया। पश्चिमी जो है, हम कहाँ पे पहुँचे थे? पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसमें बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेतों में काम में लाया जाता है। मृदा रोधक अवनालिकाओं में फैलाव को रोक सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? अब आपको ये बताना है कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम जैव संसाधन देखेंगे। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है। वो क्या कहे जाते हैं? जैव संसाधन कहे जाते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन क्या है? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करो। वर्ष 1960-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? ठीक है। तो इसका जवाब है, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भोग के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 22.5% भूमि वन है। 13.8% भूमि बंजर पड़ी है, कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि परती भूमि है, इस भूमि पर चरागाह और बागान है। 4.6% बंजर भूमि है। 1960 से वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई, किंतु यह वृद्धि बहुत ही अधिक मामूली है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर वन होनी चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है और निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में वृद्धि नहीं हो रही। अधिक वन पर्यावरण संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि का निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट, आजकल जो आपकी पहल चल रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, हरेले में पेड़ लगाओ, किसी के जन्मदिन में पेड़ लगाओ, ठीक है, सालगिरह में पेड़ लगाओ, कोई भी नया कार्य शुरू करते हो पेड़ लगाओ, तो इससे हम जो है अपनी भूमि को जो है बचा सकते हैं और मानव जीवन को बचा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम रोक सकते हैं।
जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये तो परियोजना कार्य है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हों, दोबारा आप फिर से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।